नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राफेल डील में 10 लाख यूरो दलाली का आरोप। पीएम मोदी के खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सरकार आमंत्रित करती है तो किसान वार्ता के लिए तैयार, मांगों में कोई बदलाव नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सियासी माहौल गर्म। राहुल प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उठाई मांग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राफेल डील में 10 लाख यूरो दलाली का आरोप, पीएम खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कथित भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता के खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है। शर्मा की तरफ से अदालत की देखरेख में सीबीआई जांच की मांग की गई है। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका 6 अप्रैल को ही डाली गई थी, लेकिन मनोहर लाल शर्मा ने इसे रविवार को सार्वजनिक किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने सुषेण गुप्ता नाम के एक दलाल को दसाव और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जांच की ही नहीं थी। पोर्टल की तरफ से दावा किया गया था कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उसने दसाव एविएशन को सौंप दिया था। इन दस्तावेजों ने भारत की गुप्त नीतियों को कंपनी के सामने उजागर कर दिया था। गुप्ता द्वारा किए गए कार्य से कंपनी को राफेल जेट बेचने में मदद मिली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार आमंत्रित करती है तो किसान वार्ता के लिए तैयार, मांग में कोई बदलाव नहीं। जी हां दोस्तों, बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा, यदि सरकार आमंत्रित करती है तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान वार्ता के लिए तैयार है। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी और मांगों में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ता बहाली के लिए सरकार को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण देना चाहिए। बीकेयू मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक की ओर से जारी बयान में टिकैत ने कहा, सरकार के साथ वार्ता वहीं से बहाल होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी। मांग भी वही है कि तीनों काले कानूनों को निरस्त किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए। टिकैत का बयान कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से वार्ता बहाली के लिए की गई अपील के बाद आया है। बता दें कि कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर संघर्षरत किसान संगठनों ने शनिवार सुबह केएमपी एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सियासी माहौल गर्म। राहुल प्रियंका ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर की ये मांग। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से कोरोना की दूसरी और व्यापक लहर को देखते हुए सरकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। श्री गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना की घातक दूसरी लहर को देखते हुए सीबीएसई परीक्षा आयोजित करने पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सरकार देश के युवा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। श्रीमती वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों एवं उससे पैदा हुई भयावह स्थिति के बीच सीबीएसई द्वारा मई में परीक्षाएं कराने को लेकर निकाला गया सर्कुलर हैरान करने वाला है। पूरे देश में रोजाना कोरोना के लगभग 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये परीक्षाएं छात्रों का भविष्य निर्धारित करती है। इन परीक्षाओं के लिए छात्र कई महीनों तक कड़े परिश्रम के साथ तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों छात्रों और अभिभावकों ने कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान परीक्षा हाल ही में बैठकर परीक्षा देने को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और उनके द्वारा जाहिर की गई चिंताएं तार्किक रूप से एकदम सही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम मनोहर लाल को गांव में नहीं घुसने देंगे किसान, बुधवार को होना है अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक कर निर्णय लिया है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण नहीं करने देंगे। हरियाणा की सभी खाप पंचायतों को साथ लेकर 14 अप्रैल को खट्टर को राज्य के बादौली गाँव में घुसने से रोका जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री खट्टर बुधवार को बादौली गाँव में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। किसान उनके इसी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर किसान मोर्चे ने धमकी दी है कि सीएम की टीम को गांव के बाहर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। भाजपा नेताओं को इसके पहले भी इसी तरह किसानों के बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर एक प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा
कि वे अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के विरोध में नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को छोड़कर अन्य नेता अनावरण कर सकते हैं। किसानों ने मांग की कि सबसे बेहतर यह होगा कि दलित समुदाय की किसी महिला से बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कराया जाए। आंदोलन को कमजोर दिखाना चाहते हैं सीएम टिकैत। इस अवसर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के संघर्ष स्थल सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कर भाजपा के मुख्यमंत्री यह संकेत देना चाहते हैं कि अब किसानों के आंदोलन में कोई ताकत नहीं बची है और उनका कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। टिकैत ने कहा कि उनका विरोध कर हम उनकी यह गलतफहमी दूर करना चाहते हैं। सभी किसान पूरी तरह एकजुट हैं और कृषि कानूनों की वापसी के बिना यहाँ से कोई भी वापस जाने को तैयार नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामलों की रफ्तार के चलते महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना तय, कल अहम बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर उद्धव सरकार ने कोविड टास्क फोर्स के साथ रविवार को अहम बैठक की। बैठक में उद्धव ठाकरे समेत कार्यबल के सभी लोग राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में रहे। हालांकि ये लॉकडाउन 8 दिन का हो या फिर 14 दिन का, इस पर सहमति नहीं बन सकी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। शेख ने कहा कि बैठक में टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने लॉकडाउन पर सहमति जताई। इस संबंध में जल्द ही चर्चा के बाद मानक संचालन प्रक्रिया और गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। शेख ने कहा कि आज की बैठक में कुछ लोगों का मानना था कि लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए लगाया जाए, जबकि कुछ लोग 3 हफ्ते के लॉकडाउन के पक्ष में थे। इस संबंध में सोमवार को फिर बैठक होगी। बता दें, महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। सप्ताहांत पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा रविवार को की गई थी और राज्य सरकार ने सप्ताह के अन्य दिवसों में रात्रि कर्फ्यू और दिन में निषेधात्मक आदेश लागू करने का ऐलान किया था। यह ब्रेक द चेन कोविड-19 कार्य योजना का हिस्सा है। सप्ताहांत पर लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। गौरतलब है कि मुंबई में रविवार को कोरोना वायरस के 9,989 मामले सामने आए हैं, जबकि 58 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कोरोना की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की। महाराष्ट्र सरकार हफ्ते के 7 दिन लॉकडाउन के पक्ष में है। राज्य में फिलहाल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज कहा, सर्वदलीय बैठक में हालांकि लॉकडाउन पर कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री सख्त लॉकडाउन के पक्ष में लगते हैं। बैठक में 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकैत की सरकार को चेतावनी, इसे शाहीन बाग का आंदोलन मत समझ लेना। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि शाहीन बाग आंदोलन की तरह कोरोना का डर दिखाकर सरकार किसान आंदोलन को खत्म नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार इस समय बंगाल में है, इसलिए किसान भी अपने खेतों में है। जैसे ही सरकार दिल्ली लौटेगी, किसान भी यहाँ भारी संख्या में लौट आएगा। उन्होंने कोरोना के हालात को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। टिकैत वे कहा कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? उन्होंने कहा कि किसानों को जहां मीटिंग करनी होती है वहां कोरोना का हवाला दिया जाता है, पर जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना कभी क्यों आड़े नहीं आता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विज को सताई बॉर्डर पर बैठे किसानों की चिंता, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिख की ये अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना की एक बार फिर से बढ़ती रफ्तार के बाद भी 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। काफी संख्या में किसान सीमाओं पर मौजूद हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को चिंता सताने लगी है कि कहीं यह किसान कोरोना की चपेट में न आ जाएं। उन्होंने किसानों के साथ फिर से बातचीत करने की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों से फिर से वार्ता शुरू करने की अपील की है। विज ने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा में कोरोना से बचाव के सब कदम उठाए जा रहे हैं। मेरी चिंता हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान का जमावड़ा लगा है, उनको भी कोरोना से बचाना है। उन्होंने कृषि मंत्री से आग्रह किया कि किसानों से बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया जाए और समाधान करके इस जमावड़े को हटाया जाए। बता दें कि हरियाणा में कोरोना की रफ्तार काफी बढ़ गई है। शनिवार को प्रदेश में 2,937 नए संक्रमित मिले और 11 मरीजों की मौत हुई है। राज्य के 5 जिलों में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अकेले गुरुग्राम में ही शनिवार को 864 नए मामले मिले हैं। मरीजों का रिकवरी रेट कम होने के साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट आ रही है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर ट्रेनों पर पड़ा, बड़ी संख्या में यात्री टिकट करा रहे रद्द। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर ट्रेनों पर पड़ने लगा है। यात्री अब सफर करने से कतरा रहे हैं। टिकट आरक्षण कराने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। इतना ही नहीं, जिन्होंने पहले रिजर्वेशन करा लिया है, ऐसे यात्री टिकट रद्द कर रिफंड ले रहे हैं। यही वजह है कि रिफंड लेने वाले यात्रियों का आंकड़ा प्रतिदिन 350 से 400 के करीब पहुंच गया है। जब स्थिति सामान्य थी तब यह आंकड़ा 100 से 150 के लगभग था। इसके चलते रेलवे की चिंता भी बढ़ गई है। उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है। सफर रद्द करने वाले यात्रियों में महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब व ओडिशा के यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों ने उस समय रिजर्वेशन कराया था जब स्थिति सामान्य थी।
थी। माना जा रहा था कि यात्रा तारीख तक हालात और सामान्य हो जाएंगे, पर स्थिति इसके विपरीत रही। इस संबंध में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम पुलकित सिंघल ने बताया कि संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में कोई भी यात्री जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसी वजह से रिफंड कराने वालों की संख्या बढ़ी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम पर तंज, आम खाना तो ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में एक दिन में संक्रमण के 1.5 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी रविवार को एक ट्वीट कर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा और सवाल उठाए। उन्होंने कोरोना मामलों के साथ आम आदमी की समस्याओं और एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं पर भी केंद्र पर तंज कसा। गांधी ने ट्वीट किया, न कोरोना पे काबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोजगार, न किसान मजदूर की सुनवाई, न एमएसएमई सुरक्षित, न मध्य वर्ग संतुष्ट। आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देश में हालात को लेकर भी सरकार की आलोचना की। पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 1 साल बीत गया है, लेकिन कोविड-19 भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार कहर बरपा रहा है। इसका श्रेय मोदी सरकार और उसके अहंकार तथा अक्षमता को जाता है। एक अन्य ट्वीट में पार्टी ने दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण देश का हर वर्ग परेशान है। पार्टी ने कहा, कोरोना वायरस बेलगाम होता जा रहा है, टीके का अभाव है, किसान मजदूर परेशान है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, छोटे उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और मध्यम वर्ग भी परेशान है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने और टीकाकरण अभियान को लेकर सरकार की आलोचना करता रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, पहली बार 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस, 48 की मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और आज रविवार को पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए और पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 48 मरीजों की मौत भी हुई, जो कि 14 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 10,774 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में यहाँ संक्रमण दर 9.43% हो गई है। वहीं राजधानी में 5,500 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इसके अलावा 5,705 हॉटस्पॉट का आंकड़ा पहुंच गया है। इस दौरान 48 मरीजों की मौत हुई, जबकि इससे पहले 14 दिसंबर को 60 मौतें हुई थी। ऐसे में दिल्ली में मौत का कुल आंकड़ा 11,283 पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 34,341 तक पहुंच गई है। 29 नवंबर 2020 के बाद से यह दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि 29 नवंबर को 35,091 सक्रिय मरीज थे। वहीं यहां होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा 17,000 पार कर 17,093 पहुंच चुका है। बीते 3 दिसंबर 2020 को होम आइसोलेशन में 17,790 मरीज थे। ऐसे में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 4.73% हो गई है। 5 दिसंबर 2020 को सक्रिय मरीजों की दर 5.23% थी। बता दें कि इस दौरान रिकवरी रेट घटकर 93.7% पहुंच गई है। 5 दिसंबर 2020 के बाद से यह सबसे कम है। 5 दिसंबर को यह दर 93.85%। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, ममता बनर्जी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा, लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के सीतलकुची में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह रैलियां करने के बाद कूच बिहार रवाना होंगी और उस स्थल का दौरा करेंगी जहां मतदान के दौरान गोलीबारी हुई। ममता का बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने कहा है, आज की घटना के लिए पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर इस घटना के षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा, मैं इस घटना के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वे गृह मंत्री के आदेश पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने मांग की कि शाह को इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस घटना के विरोध में रविवार को पूरे राज्य में रैलियां करेंगी और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपराध 2 से अपराध 4 बजे तक काले बजे पहनकर शांतिपूर्व विरोध प्रदर्शन करने को कहा। ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा, मुझे इस बात की लंबे समय से आशंका थी कि सुरक्षा बल इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। भाजपा जानती है कि उसने लोगों का जनाधार खो दिया है, इसलिए वह लोगों को मारने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा, यदि आप चुनाव की शुरुआत होने से लेकर अब तक मारे गए लोगों की कुल संख्या की गिनती करें तो करीब 17 से 18 लोग मारे जा चुके हैं। कम से कम 12 लोग केवल हमारी पार्टी के थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लग सकता है 15 दिनों का लॉकडाउन, आज की बैठक में उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ते कोरोना के नए मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में कई तरह की पाबंदियों के बावजूद कोरोना विस्फोट जारी है। ऐसे में एक बार फिर महाराष्ट्र लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है। खबरों की माने तो राज्य में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्ण लॉकडाउन को लेकर आज की बैठक में आखिरी फैसला लिया जा सकता है। शनिवार को भी उद्धव
ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बताया है कि फिलहाल महाराष्ट्र में वीकेंड पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें बढ़ाकर पूरे हफ्ते लागू किया जा सकता है। हालांकि यह लॉकडाउन उतना सख्त नहीं होगा जितना पिछले साल था। एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न होने की शर्त पर बताया, हम सार्वजनिक परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं लगाने जा रहे, लेकिन लोगों को बिना ठोस कारण सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह से लंबी दूरी की ट्रेनें या उड़ानें बंद नहीं होंगी। ट्रेन और बसों का संचालन जारी रखने के पीछे हमारा मकसद यह है कि टीकाकरण, परीक्षा या किसी अन्य जरूरी काम की वजह से घरों से निकलने वालों को दिक्कत ना हो। एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि टास्क फोर्स में शामिल एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य में कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन अब तो पाबंदियां लगने बाद वे पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगी। बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार यानी कल भी कोरोना वायरस के 55,411 नए मामले दर्ज हुए हैं। चिंता की बात यह है कि राज्य में एक दिन के अंदर कोरोना से 309 लोगों ने दम तोड़ा है। राज्य में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या अब 33,43,951 को पार कर गई है। तो वहीं कोरोना की वजह से अब तक कुल 57,638 लोग जान गंवा चुके हैं। शनिवार को ही बैठक में बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रविवार को टास्क फोर्स की बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बैठक के बाद कहा, सख्त प्रोटोकॉल के बावजूद कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य ढांचे पर और दबाव बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री कल टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद आगे का फैसला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के किसान संगठन का ऐलान, नेफेड को नहीं बेचेंगे प्याज, यह है बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन ने ऐलान किया है कि इस बार उससे जुड़े किसान नेफेड को प्याज नहीं बेचेंगे क्योंकि वो सही दाम नहीं देता। दरअसल वहां के किसान उचित दाम के लिए हमारा प्याज हमारा दाम नाम से आंदोलन चला रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया है। किसानों का कहना है कि हमसे सस्ता प्याज लेकर मार्केट में कोई महंगा कैसे बेच सकता है। टीवी नॉट डिजिटल से बातचीत में महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन से करीब 3 लाख किसान जुड़े हुए हैं। अगर नेफेड को प्याज नहीं देंगे तो क्या वो अमेरिका से लाएंगे? हम अपने संगठन के सदस्यों को कह रहे हैं कि खुद होल्डिंग करें, खुद स्टोर बनाकर उसमें रखें। जब हमारी प्याज होल्ड करने की ताकत बढ़ेगी तब हमें सही दाम मिलेगा। कितनी आती है लागत, कितनी मांग? दिघोले ने बताया, हमने कहा है कि 30 रुपए किलो से कम पर प्याज ना बेचा जाए। वो इतने रेट की वजह बताते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में बताया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने पर 9.34 रुपए की लागत आती है। 4 साल में यह बढ़कर 15 से 16 रुपए किलो तक हो गया है, जबकि अभी हमें मंडी में 6 से 8 रुपए का ही रेट मिल रहा है। नेफेड ने हमें यही रेट दिया, आखिर नेफेड से नाराजगी क्या है? इस सवाल के जवाब में दिघोले ने बताया कि नेफेड ने 2020 में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से 1 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदा था। इसमें से 75,000 मीट्रिक टन अकेले महाराष्ट्र से परहेज किया गया था। इसके पहले 8 से 11 रुपए तक का रेट मिला। ज्यादा परचेजिंग 8 से 9 रुपए पर हुई थी, जबकि हम इससे अधिक रेट मांग रहे थे। जिले की मंडी में पिछले 3 दिन का जो रेट होता है उसका एवरेज निकालकर नेफेड पैसा देता है। किसानों के पास कैसी है स्टोरेज क्षमता? दिघोले ने कहा, किसानों के ऊपर इतना आर्थिक दबाव होता है कि वो फसल निकलते ही बाजार में ले जाते हैं। किसी गाँव में 100 किसान है तो मुश्किल से 10 के पास ही स्टोरेज का इंतजाम है। सरकार स्टोर बनाने के लिए बहुत कम आर्थिक मदद देती है। 25 टन के स्टोरेज के लिए 4 लाख रुपए लगते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अधिकतम 87,500 रुपए ही देती है। अगर एक तहसील में 2000 किसानों ने स्टोर के लिए आवेदन किया तो लॉटरी में 100 का नंबर आता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट। एक दिन में 1.52 लाख नए केस से दहशत। आंकड़ों में देखिए कैसे बढ़ रहा कहर। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर मचा दिया है। देश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है जो डराने वाले हैं। शनिवार को रोजाना संक्रमण के नए मामले 24 घंटों के दौरान 1.5 लाख के आंकड़े को भी पार कर गया। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की यह सर्वाधिक संख्या है। इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के 1.45 लाख नए केस मिले थे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखकर ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर की कहर जल्द ही देश को पाबंदियों की जद में ला देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में शनिवार को एक दिन में यानी बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,52,682 नए पॉजिटिव केस मिले। इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला और 24 घंटे में ही करीब 834 लोगों की मौतें भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार रात तक कोरोना के 1,52,682 नए मामले मिलने से देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,33,58,608 हो गई है। मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो अक्टूबर के बाद एक दिन में मरने वालों की यह सबसे अधिक संख्या है। इस तरह से देश में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर
1,69,270 हो गई है। देश में संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या लगातार 32वें दिन बढ़ी है। अभी 10,46,631 संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है, जो अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 7.93% है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 90.80% रह गई है। देश में 12 फरवरी को सबसे कम 1,35,926 उपचाराधीन मरीज थे। यह संख्या उस समय के कुल मामलों का 1.25% थी। फिलहाल 1,59 लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु दर 1.28%। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।